तो दोस्तों मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है अब। तो ये हमारे देश में एम्प्लॉयबिलिटी एक बड़ा इश्यू है। का मतलब है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास वो है ही नहीं जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए, और जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए जब वो है नहीं तो फिर वो आपको किस बात के पैसे देंगे। तो ये टाइम टाइम पे बहुत सर्वे आती रहती हैं कि ये हमारे लोगों में जो उपलब्ध हैं, यानी जो कॉलेज से लोग निकल रहे हैं, जो पढ़ के निकल रहे हैं, उनमें और जो जरूरत है काम की, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये देखो मैं आपके सामने एम्प्लॉयबिलिटी के जो है कुछ डेटा रख रहा हूं। ये आंकड़े बताते हैं कि इंजीनियरिंग से निकलने वाले 2020 में जो है उनकी परसेंटेज 49% है जो एम्प्लॉयबिलिटी है उनकी। एमबीए की 54% एम्प्लॉयबिलिटी है, बीए वालों की 48% एम्प्लॉयबिलिटी है। ये एक्सपेक्टेड है 20, ये इसका 2020 का। 19 में देखो आप जो एक्चुअल रही है, बीए को सबसे कम 29% जॉब मिली है, बैचलर ऑफ आर्ट्स को। मेजोरिटी में लोग बीए करके निकलते हैं और उससे भी ज्यादा बीई और बीटेक करके निकल रहे हैं। वो भी आधे इंजीनियर काम के नहीं है, एम्प्लॉयबल होने लायक ही नहीं है, काम करने लायक ही नहीं है। मैं ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। मैं आपको इसके उदाहरण दूंगा दोस्तों, और इसके आप सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी। थैंक यू, आपने मुझे याद दिला दिया। तो इस स्लाइड के बाद मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया सेशन। और दोस्तों मेरे पास सर ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास शुरू से, चिंता न करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सत्या। मैं आपको एक वाक्यात सुनाता हूं। मेरे पास फैक्ट्री में जब मासेज में भर्ती करते थे हम, तो हमें प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को अगर बुलाना है तो दोस्तों प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उनसे। प्लम्बर अपनी शर्तों पे आता है काम करने, और इंजीनियर्स हमारे गेट पर कम से कम 100 सीवी रोज 100 सीवी ड्रॉप बॉक्स में। और कुछ लोग तो गेट पर आ जाते थे, इतनी सिफारिशें लोगों की आती थी कि इन बच्चों को रख लो। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि उनमें से more than 90% they were not employable। उनको बेसिक इंजीनियरिंग नहीं पता थी कि इंजीनियरिंग की बेसिक क्या है। तो आप बताओ उनको कैसे नौकरी में रखा जाता। मेरे पास सैकड़ों मंत्रियों के फोन आते थे कि इस बच्चे को आप जॉब में रख लें। दोस्तों दिल दुखता था कि अगर उस बच्चे को नौकरी दे दी, उसको इंजीनियरिंग नहीं आती, और उसको अगर मैंने बॉयलर पर लगा दिया या किसी कंटिन्यूस रनिंग मशीन पर लगा दिया, उसके आसपास के जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइफ को थ्रेट हो जाएगी, उनकी जिंदगियों को खतरा हो जाएगा, क्योंकि इस बच्चे को इंजीनियरिंग का ई भी नहीं आता। और अगर इसके भरोसे कोई मशीन दे दी आज नहीं तो कल, तो ये लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होगा। और इसलिए कोई भी एम्प्लॉयर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपको नौकरी पे नहीं रख सकता। और मेजोरिटी में यही हाल है, यही हाल है। अब मैं आपको इसके आंकड़े और लेके चलता हूं। पॉलिटेक्निक का हाल तो उससे भी पीछे है, बीटेक से भी पीछे है। ये एक और सर्वे है, 90% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स लैक की स्किल्स। मैं अब झूठ नहीं बोल रहा था आपसे, 90% इंडियन इंजीनियर्स के पास जो बेसिक की स्किल चाहिए नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है। सत्य, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही सर। मेरे पास 3 साल पहले एक बच्चे की सिफारिश आई। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स, ओनली चाइल्ड, अकेला बच्चा। फादर पुलिस ऑफिसर, बड़े पुलिस ऑफिसर फादर थे। फादर ने मेरे को रिकमेंड किया, सिफारिश भिजवाई कि उनके बच्चे को मैं नौकरी पर रख लूं। और मैंने वो सिफारिश बच्चे की थोड़ी पेंडिंग रखी। मेरे पास बहुत बड़े मिनिस्टर से उन्होंने चेंज करवाया, 6 महीने पीछे लगे रहे। फिर मैंने उस बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्योंकि बड़े मिनिस्टर ने कहा तो मुझे इंटरव्यू के लिए तो बुलाना है। दोस्तों जब इंटरव्यू के लिए मैंने बुलाया, अब आपके सामने मैं वाकयात रखूंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैंने उस बच्चे को यह पूछा इंटरव्यू में कितने परसेंटेज थे। उसने बीटेक किया एक बहुत बड़े कॉलेज से, एंड दैट कॉलेज वाज वेरी रेपुटेड कॉलेज। 71% थे उसके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया उसने।
उससे पहले ही वॉज थ्रू आउट टॉपर इन द स्कूल, एकेडमिक एक्सीलेंस बच्चे का बहुत हाई था। अब आप समझना, मैंने उस बच्चे को पूछा, आप अपने पूरी पढ़ाई के दौरान एक सब्जेक्ट ये बता दें बेटा जो आपकी पसंद का हो, आपने बहुत पसंद से मजे से पढ़ा हो, आपको मजा आया हो पढ़ के। वो बच्चा बगलें झांक रहा था, बगलें। पूरी पढ़ाई में जिस बच्चे को एक भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगा, आप सोच सकते हो उस पढ़ाई की बेसिस पे वो जिंदगी में करियर बनाएगा और उसको जॉब मिलेंगी, लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे उसको और वो उससे ग्रोथ करेगा? हो ही नहीं सकता। बहुत कुरेदने के बाद उसने मुझे बताया कि हाइड्रोडायनेमिक्स उसको पसंद था, पर हाइड्रोडायनेमिक्स की डेफिनेशन उस बच्चे को नहीं पता थी। अगला सवाल, तीसरा सवाल मैंने ये पूछा कि कोई सब्जेक्ट स्कूल में पसंद था? उसने कहा मैथ्स। कौन सी क्लास? 7th। तो मैंने कहा रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क बता दो बेटा। अब शर्म आने वाली आपको भी और मुझे भी आई थी। बच्चे के पास रेक्टेंगल और स्क्वायर का फर्क नहीं पता था। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास बच्चा था, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। और मैं बाउच कर रहा हूं आपको ये स्टोरी, और ये एक स्टोरी है। उसके बाद जब मैंने उसको हिंदी में पूछा आयत और वर्ग में बता दो, ही वॉज नॉट एबल टू डू दिस। मैंने कहा बेटा इंजीनियरिंग क्यों की? बोला पापा ने कराया था। पापा ने कहा इंजीनियरिंग कर, अकेला बच्चा है तो की। एक दिन भी मन नहीं लगा सर मेरा इंजीनियरिंग करने में। आई वॉज नॉट हैप्पी डूइंग इंजीनियरिंग। और आज वही पापा सिफारिश कर रहे हैं कि इस बच्चे को नौकरी दे दो। मैंने कहा बेटे मेरी बात समझना, आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, इसलिए आप प्लीज ये काम ना करें, कोई और काम कर लें। उनके फादर को मैंने फोन किया, इस बच्चे को आप इंजीनियर मत बनाओ, कोई गवर्नमेंट जॉब लगवा दो या कोई क्लर्क बना दो, ये शायद खुश रह ले। फादर ने कहा नहीं साहब, काम तो आप सिखा लेना, बनेगा तो इंजीनियर ही। दोस्तों ये हालत है आज। और हम सोचते हैं कि जॉब इंटरव्यू की ट्रेनिंग लेकर हम जॉब लेना सीख जाएं, कभी नहीं हो सकता। तो जो बच्चे जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग और जो अभी नौकरी की तलाश में जो लोग इस सभा में बैठे हैं, या आपके बच्चे नौकरी के लिए जा रहे हैं, दोस्तों आप अपने अंदर झांकना कि क्या लेके भेज रहे हैं आप। अगर आप उनके पास वो वैल्यूज लेके भेज रहे हैं जिनको मार्केट में बेचा जा सकता है, जिनकी बेसिस पे जॉब ली जा सकती है, तो वो जॉब के काबिल हैं। आप खोखली इमारत मत भेजना दोस्तों। खोखली इमारत ना आपको फायदा करेगी ना आपके बच्चे को। यस, आप बिलीव नहीं करते सर, मुझे भी बिलीव नहीं था। और अगर बिलीव होता तो मैं वो लाखों की नौकरी छोड़ के आज ये करियर गाइडेंस, ये इंटरव्यू ट्रेनिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखा रहा था। आज वहां से मैंने इंस्पिरेशन ली कि अगर कुछ बदलना है तो इस गैप को कम करो जो लोगों को जरूरत है। और जो कॉलेज से निकल रहे हैं, कॉलेज और इंडस्ट्री दोनों आपस में सिंक नहीं है, सिंक नहीं है, सिंक नहीं है। और ये सिंकिंग कैसे बनेगी? ये स्किलिंग से सिंकिंग बनेगी। और वो स्किलिंग आपकी कैसे बनेगी, वो दोस्तों आज ये टॉपिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप खोखली इमारत लेकर कहीं नौकरी के लिए ना जाएं। आप अगर जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके जाएं, तो आपको जॉब मिलेगी, लोग आपको जॉब देंगे। बहुत सारी फिलॉसफी है, गवर्नमेंट में बैठे बड़े बड़े लोगों ने ये माना है कि देश में 43% बीए करते हैं लोग, सर और आवाज ये वो कम है सर। सब्जेक्ट है। ये सत्या, आवाज कम है सर। आवाज कम है। यस सर। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम स्किलिंग होती है। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, सर स्किलिंग के नाम पर माइक्रोफोन बहुत कम है। माइक्रोफोन पास में लेके आए सर। अभी आवाज ठीक है सत्या? थोड़ी सी कम है सर। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है बड़े सर। यस यस। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, जहां स्किलिंग गैप बहुत बड़ा है। जरूरत और उपलब्धि, रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी, दोनों में मेजर गैप है। तो आप सबसे पहले ये जज करें अपने अंदर कि हाउ कैपेबल आई एम, हाउ स्किलफुल आई एम, हाउ कॉम्पिटेंट आई एम फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब फॉर विच आई एम अप्लाइंग समवेयर। मैं जहां किसी काम के लिए अप्लाई कर रहा हूं, हाउ कॉन्फिडेंट आई एम। अगर मैं न्यू पास आउट हूं, न्यू ग्रेजुएट हूं, तो वो जो लोग ले रहे हैं वहां मुझे क्या स्किल वो सिखाने वाले हैं, व्हाट स्किल दे आर गोइंग टू टीच,
या मैं वहां क्या सीखूंगा। सिर्फ पैसे कमाने नौकरी करने ना जाएं, आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपको लर्निंग के लिए जॉब मिल जाए, अगली बार वो मौका मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे बच्चे जो सिफारिश से लिए, पर वो जहां लिए वहीं रह गए, वहीं एक्सपेक्टेशन किया कि यहीं हमारी सैलरी बढ़ेगी, और वो कभी भी उन्होंने सोचा भी नहीं स्विच करके अपनी ग्रोथ बढ़ाएं। मेजोरिटी ऑफ देम। वहीं जो लोग अपने दम पर, जिनमें स्किल था, वो कभी भी 2-3 साल से ज्यादा किसी एक जॉब में नहीं रुके, और वो स्टेप्स ऐसे चढ़ते गए अपने करियर के कि वो स्काई तक पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, आपके लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि पहले आपके हाथ में सबसे चीज यही है कि आप अपने आप को स्ट्रांग करें। अब जिनके पास जो इंटरव्यू क्रैक कर जाते हैं, उनके पास ऐसा क्या स्पेशल होता है, आइए समझते हैं दोस्तों। तो इंटरव्यू में जाने से पहले या इंटरव्यू जीतने के लिए, अब मैं आपकी सही बात पे आता हूं। मैंने आपको फाउंडेशन दी, आपकी आंख अगर खुली हो, आपको अगर आई ओपनिंग हुई हो, और आपको लगा हो कि मैंने देश की सही समस्या को आपके सामने रखा है दोस्तों, तो मुझे यस लिख के मेरी हौसला अफजाई करना, ताकि मैं आपको आगे ले चलूं। यस अंकिता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यस प्लीज। यस, आप अपना क्वेश्चन पूछें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। विनय जी, आपने अगर कह दिया तो ये रियली वेरीफाई हो गया, थैंक यू, क्योंकि आप उस फील्ड में हैं। अंकिता जी, आप लिखकर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज जल्दी से पूछें, समय कम है। ये मेरे जीवन की, दिनेश सिंह जी, ये मेरे जीवन की बात है। 20 साल तक मैंने इतने सारे लोगों को, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने लोगों को 5-5, 6-6 लाख रुपए महीने की सैलरी पर हायर किया है, एंड दे वर नॉट हैप्पी डूइंग दैट जॉब। दे वर रियली नॉट हैप्पी। क्यों? कि उनको फादर ने इंजीनियर बनाया था। दे वर नॉट हैप्पी बीइंग इंजीनियर, करना कुछ और चाहते थे, घर वालों ने ये करवाया। आज भले कितना पैसा मिलता है, बट नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मन में अभी भी वो छलांगे लगाने की, वो पायलट बनने की इच्छा थी, और बने यहाँ इंजीनियर आके, और यहाँ चार दीवारी में पूरी जिंदगी काटी है। और चार दीवारी में जब आदमी घुटता है तो उसको वही समझ सकता है। अंकिता जी, जॉब बार बार चेंज करना ठीक नहीं है। आपने पूछा है क्या ये ठीक है बार बार चेंज करना? नहीं, जॉब बार बार चेंज करना ठीक नहीं है, पर आपको अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस, अपना सेटिस्फैक्शन, अपनी खुशी, इसको अक्सर और लगातार पाना बहुत जरूरी है। अगर एक जगह पे आपको नहीं मिल रही है, चेंज इट। जब लगे आपको, तब आप चेंज कर सकते हैं। अगर एक जगह आपको 20 साल 30 साल तक रहने में ये सारी चीजें देती हो, बिल्कुल ना करें। क्यों करेंगे आप? मैं कहूंगा तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो चाहिए आपको, पैसा चाहिए, खुशी चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, इफ इट इज अवेलेबल देयर, देन यू नीड नॉट टू चेंज। इन केस यू आर डिससेटिस्फाइड विथ समथिंग, एंड रोज आप एक ही काम से डिससेटिस्फाई हो, तो हु विल रिकमेंड यू टू रिमेन देयर? आपकी मजबूरी ही आपको रखेगी, आप रुकोगे नहीं। आपको जैसे ही मौका मिलेगा आप खुद जाओगे। अंकिता, शायद आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिला हो। आप रह सकते हैं, लोग 30 साल रहते हैं कंपनी में, बट कंपनी भी ऐसी हो और आपको काम से संतुष्टि हो, इन केस यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब। तो दोस्तों, अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो 4 तरह की तैयारी आपको करनी पड़ती है। 4 तरह की तैयारी। तैयारी का मतलब वॉट एवर यू पजेस, वॉट एवर यू हैव टू रिफ्रेश इट, यू हैव टू रिपॉलिश इट। जो कुछ है उसकी धूल झाड़नी है, झूठ के पुलंदे नहीं बनाने। आई एम सॉरी टू अनाउंस दिस वर्ड, बट विच हैपेंस इन द मार्केट, अगर आपने वो किया तो गड़बड़ होने वाली है। अब ये 4 तरीके का क्या करने वाले हो आप, एक एक करके मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम जो लोग भूल जाते हैं और जो करना चाहिए, वो है हार्ड होमवर्क एट यू। आपको अपने ऊपर हार्ड होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि जो खरीदार है, जो आपकी बोली लगाने वाला है, from job seeker point of view, when to right time to change, I'll share an interesting things. yes विनय जी, आप जरूर लेंगे, आपका 2 मिनट लूंगा सर मैं लास्ट में आपके। तो हार्ड होमवर्क आपको किस पे करना चाहिए? पहले आप अपने तर्कस में उन तीरों को संभाल लो जो आपके पास हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज क्या हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप किस चीज में स्ट्रॉन्ग हैं,
अगर आप लीडरशिप रोल के लिए जा रहे हो तो आप में लीडरशिप एबिलिटीज होनी चाहिए, कम्युनिकेटिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, टीम हैंडलिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। अगर आप में ये नहीं है और मैनेजर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, हु इज गोइंग टू हायर यू? नोबडी। चाहे आपने 30 साल काम किया हो और आपने चाहे कितने ही बड़े लेवल पे काम किया हो, अगर आप में ये एबिलिटीज नहीं है तो आप उस लेवल पे अप्लाई करने के लिए कोई गारंटी नहीं है कि अगला एम्प्लॉयर भी वैसा मिल जाएगा जैसा पिछला मिल गया था। एक जगह पे रह के तो आप सक्सेसिव स्टेप्स चढ़ सकते हो, बट दूसरी जगह जैसे ही जाओगे वहां आपका खाता बिल्कुल नए तरीके से खुलने वाला दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एबिलिटीज पर व्हाट स्ट्रॉन्ग थिंग्स यू हैव, इसको आप कहीं आर्टिकुलेट कर लो, लिखो, ताकि जब उन चीजों के सवाल पूछे जाएं तो आपके पास ग्राउंड वर्क होना चाहिए। यू शुड हैव सम ग्राउंड वर्क इन टर्म्स ऑफ योर एबिलिटीज। सामने बैठे वाला पैनल जो है आपको ये क्वेश्चन कर सकता है, और अगर वो क्वेश्चन करे और आपने तैयारी की तो आपको ये डेवलप कैसे होगा ये बात तो हम बाद में करेंगे सर। डेवलप करने वाला सेशन दूसरे दिन रखेंगे। आज तो जो है उसको पहले आर्टिकुलेट कर लो। आपके इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट को जॉब के साथ सामने वाला रिलेट करेगा। अगर आपको मजा आता है उस काम को करने में जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सामने वाले ने सवाल पूछ लिया कि क्यों करना चाहते हो इसे, क्यों आपने ये इंजीनियरिंग की, क्यों बीबीए किया आपने, क्यों आपने बीए किया, क्यों आपने बीएड किया, जब वो पूछ लेगा और आपके रीजन होंगे कि पापा ने कहा था, तो कोई आपको लेने वाला नहीं है। आपको कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट से उसको इस इंटरेस्ट से रिलेट करना पड़ेगा दोस्तों। इंटरेस्ट से आप रिलेट करेंगे तो वो बात बनेगी। फिर आपकी वैल्यूज क्या है, खूबियां क्या हैं आपकी, आपने जो सीखा क्या है, स्किल्स क्या है। सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्री के साथ साथ उस काम के लिए जो क्षमताएं चाहिए वो आप में है या नहीं। अगर आप में है तो वो लेगा आपको। दोस्तों 1 मिनट देना, मेरी एक कॉल बहुत देर से बज रही, बस मैं इस एबिलिटीज और इंटरेस्ट पे कुछ बोलना चाहूँगा। मैं एक बार एक लड़के से मिला, वो मास कम्युनिकेशन में था। मैंने कहा यार तू तो टेक्निकल बंदा है, मास कम्युनिकेशन पे कैसे गया? कि मुझे शुरुआत से जर्नलिस्ट बनने का बहुत शौक था, पर मैं कभी जर्नलिज्म में जा नहीं पाया। तो मैंने कहा उसे इंटरव्यू तो तू पास कैसे किया? कहा मैं तो सिंपल इंटरव्यू देने चला गया और मुझे एंकर बनना था, तो जब मैं गया वहाँ इंटरव्यू देने। यस यस सत्या, थैंक यू। यस कंटिन्यू प्लीज। सत्या आप अपनी बात रखें प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। सत्या की आवाज नहीं है दोस्तों। आपको मेरी आवाज आती हो तो कोई मुझे यस लिख के बताए तो मैं आपकी इस बात को आगे लेके चलूं। यस ग्रेट पुष्पा जी, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों हमें 4 चीजों पे अपना होमवर्क करना है, यानी हमारी क्षमताएं क्या हैं, उनमें से अगर कोई सवाल पूछ ले तो हमें क्या करना है, सच्ची बात क्या है हमारे अंदर, जो बिल्कुल फैक्ट है। फैक्ट क्यों? क्योंकि जिस समय कोई क्वेश्चन करता है ऑल ऑफ सडन, उस समय आप अगर झूठ को बना के ले गए तो वो हवा हो जाता है। आप फिर वहां ढूंढते हो कि मैं क्या याद करके आया था, और वो याद की हुई चीज निकल जाती है दिमाग से, और वहां आपकी सिचुएशन एम्बेरेसिंग हो जाती है। और झूठ का एक बहुत बड़ा नुकसान है। यस मैं बिल्कुल आपको एग्जांपल दूंगा। यस मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। झूठ का एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि वो याद नहीं रहता, और सच का एक बहुत बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि उसे याद नहीं रखना पड़ता। जब भी रिकॉल करोगे, ओरिजिनल फाइल सबकॉन्शियस माइंड से, मेमोरी से उठेगी, रिकॉल होगी, और जो कुछ वैसा है भले 50 बार रिकॉल हो, तब 50 बार भी वो वैसे ही निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे एक्सेस करें अपने आप को और कैसे आर्टिकुलेट करें। अब जैसे मैं अगर ह्यूमन रिसोर्स के लिए, मैं एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल रहा हूं और मैं वहां एक इंटरव्यू देने जा रहा हूं,
या आपको मैं अगर ओपन करूं विष्णु जी, तो आप मुझे लिख के बताएं आप क्या काम करते हैं और मैं आप ही से रिलेट करता हूं। विष्णु जी आप बताएं आप क्या करते हैं, विष्णु हैदराबादी जी। लिखें आप जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू। किसी ने लिखा है वी शुड बी ओपन एंड ऑनेस्ट। यस, हम बिल्कुल इंटरव्यू में आप बिल्कुल ओपन और ऑनेस्ट रहें। कॉस्मेटिक्स क्या लगाने हैं वो एक अलग बात है, बट ग्राउंड आपका ठोस ऑनेस्टी पे होना चाहिए। मार्केटिंग सेल्स, बहुत बढ़िया विष्णु जी। अब अगर आप मार्केटिंग और सेल्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब मुझे आपकी सभा में से लोग बताएं कि मार्केटिंग और सेल्स के लिए क्या एबिलिटी एक प्रोफेशनल में होनी चाहिए। एक मार्केटिंग का जो एग्जीक्यूटिव है या मार्केटिंग में जो भी आदमी काम करने जाएगा या मार्केटिंग का काम करेगा और वो नौकरी के लिए जाता है, तो व्हाट एबिलिटीज ही और शी शुड पजेस, ये प्रश्न है मेरा आप लोगों से, फिर मैं आपको बताता हूं। यस, इन्फ्लुएंस द बायर्स, बहुत बढ़िया अंकिता, गुड गुड गुड। बच्ची ने, कॉलेज गोइंग बच्ची है पर उसने सबसे पहले जवाब दिया। कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग, नेगोशिएशन, वाओ। He knows सेल्स वन। यस यस यस, आपने खुद ही जवाब दिया, थैंक यू थैंक यू। बाकी सब लोग भी प्लीज प्लीज प्लीज, 40 लोग हैं मार्केटिंग के लिए। आप में से बहुत सारे लोग मार्केटिंग कर रहे होंगे, जानते हो, ही हैज कॉन्टैक्ट्स। नहीं है, जरूरी नहीं है मार्केटिंग में कॉन्टैक्ट हो सर। अगर आप ओपनिंग लेवल पर जा रहे हो तो कॉन्टैक्ट नहीं भी है चलेगा। परसुएडिंग पावर होनी चाहिए, एनरोलमेंट कन्वर्जन कराने की पावर, उसको कन्विंसिंग कहेंगे। कस्टमर एक्सपीरियंसेस, लिसनिंग पावर, माय गॉड ग्रेट। ये रेडमी जिसने भी लिखा है बहुत अच्छी बात लिखी है। नोइंग अबाउट हिज ओन प्रोडक्ट्स, कीन लर्नर इफ ही इज इन मार्केटिंग, यस, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केट नॉलेज, वाओ ग्रेट। कॉन्फिडेंट हो, अंडरस्टैंडिंग, और ये आपका जवाब आ गया सर। आपकी एबिलिटीज होनी चाहिए। मार्केटिंग में क्या चाहिए होता है कि आपके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर हो, आपके पास कन्विंसिंग थ्रस्ट हो, आप लोगों को अपनी बात मनवा सकें। हाँ, फियरलेस भी हो सकता है, कॉन्फिडेंट हो, अपनी बात कहने में कॉन्फिडेंट हो, फिर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो। अगर आप पहली बार नहीं जा रहे और आपने पहले कोई जॉब कर ली है तो वो लोग प्रोडक्ट नॉलेज पूछेंगे, बट आप लर्निंग मोड में जा रहे हो तो अभी प्रोडक्ट पे आपने काम ही नहीं किया तो प्रोडक्ट नहीं पूछेंगे, बट आप में देखेंगे आप बात कैसे करते हो। कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेटिंग एबिलिटीज आपकी, कन्विंसिंग एबिलिटी चाहिए, यानी वर्बल एबिलिटी आपकी हाई होनी चाहिए। आपकी कॉग्निटिव पावर, यानी आपको जवाब तुरंत देना आना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने क्वेश्चन पूछा और 10 मिनट बाद में उसका जवाब फ्रेम करूं, नहीं, क्योंकि मार्केटिंग में आपको नहीं मिलेगा मौका। यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, नया सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो आपका पहला आ गया। अब आपका इंटरेस्ट क्या हो, अब कौन से इंटरेस्ट आपके हो अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हो, इंटरेस्ट क्या हो। यस, बताइए कौन कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं। यस प्लीज, यस प्लीज, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रीडिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, यस। और क्लोजिंग अ सेल, यस, क्लोजिंग अ सेल। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, आपसे ही जवाब आ रहे हैं, देखिए। यू कैन रिलेट विद द कस्टमर, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर, यस। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें, मार्केट करें, एडवर्टीजमेंट करें। आपकी रुचि होनी चाहिए काम में, आपकी रुचि सिर्फ पैसे कमाने में नहीं हो, प्रोडक्ट को सेल करने में। और सबसे बड़ी बात है, रिलेशनशिप आपकी रुचि होनी चाहिए। रिलेशंस कितने हैं, वो आपसे रिलेशन पे क्वेश्चन डालेगा। आपके रिलेशंस, बेने जी ने एक लाइन लिखी थी वहां, मैं उसको कोट तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपके इंटरेस्ट होने चाहिए कि आपकी रिलेशंस कैसे डेवलप करते हो, रिलेशंस को बूस्ट करना। कस्टमर की जो हैंडलिंग में रिलेशनशिप बहुत काम आती है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको वहां चाहिए। अब आपकी स्किल्स कौन सी चाहिए, ये जो एबिलिटीज थी, उन एबिलिटीज थी प्योर फॉर्म में, और जब एबिलिटीज पर काम करके आपने उनको स्किल्स बना लिया, यानी उनको एक्सपीरियंस कर लिया, तब वो आपकी स्किल बन गई।
अब आपकी स्किल बन गई कि आप कस्टमर से बात करना, वो स्किल, कम्युनिकेशन जो आपके स्किल हो गए, सेल्स एंड मार्केटिंग आपकी स्किल हो गई, और कस्टमर हैंडलिंग आपकी स्किल हो गई, प्रोडक्ट पिचिंग आपकी स्किल हो गई। ये सब काम अगर आपको आ गए, या कस्टमर से जो फायरिंग होती है सामने से, उसको हैंडल करना, प्रेशर को हैंडल करना अगर आपने सीख लिया, तो दोस्तों आप मार्केटिंग में टिके रह सकते हैं। ये सब काम दोस्तों अगर आप में है तो आपने अपने को आर्टिकुलेट करना चाहिए, इन सारी चीजों को लिख के, तब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं। तो ये पहला था हमारा कि हम अपनी एबिलिटीज को आर्टिकुलेट करें, लिख लें, इन सारी चीजों को लिखें ताकि आपको उस समय पे वो रिकॉल हो जाए। दूसरा है हार्ड होमवर्क फॉर यू, कि आप क्या प्रिपेयर करके जाएंगे टू डिमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन एंड द कंपनी। अब पहला तो था हम अपनी तैयारी करके गए, जानते क्या है, हमारे पास है क्या। अब है कि जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी की नॉलेज लें, उस काम की नॉलेज लें कि वो कंपनी कैसी है। और अब वो जो इंटरेस्ट ऊपर लिखा था वो एक रीजन देना पड़ेगा। लास्ट में मेरे जैसे एचआर पूछ लेते हैं, आप इस नौकरी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। अब आपको क्या करना है, एक जवाब देना है वहां से, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है इस काम में, मेरा इस काम में बहुत इंटरेस्ट है, और इस काम, ये जो जॉब जिसकी वैकेंसी है, वो काम इस वैकेंसी पर होता है, इस पोस्ट पर होता है, और ये कंपनी वो काम करती है, इसलिए मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इस कंपनी को ज्वाइन करने का। बस सामने वाला खुश कि भाई मुझे जैसा आदमी चाहिए, उसका इंटरेस्ट है उस काम को करने में, तो ये क्वेश्चन का उसका आंसर मिल गया। बाकी तो वो जज करेगा अभी आपको कि वो इंटरेस्ट सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस एडवांस में अपने बना के उनके आंसर्स लिख लेने जो सच हैं। अब वो आपसे पूछेगा, अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे जाना चाहते हो और या की पोजीशन पे जा रहे हो, तो पूछेगा फेलियर मैनेजमेंट कैसे होता है, फेलियर मैनेजमेंट, या एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स यू हैंडल्ड, आपने कोई लड़ाई झगड़े, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर कोई हुआ है पहले, या आपने कॉलेज में कैसे हैंडल करते थे। अब कोई लड़ने झगड़ने वाले आदमी को लेगा नहीं, वो ऐसे आदमी को लेगा कि कहीं अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको मैनेज कैसे करेगा वो आदमी। क्योंकि वर्क प्लेस पे भी कई तरह के लोग मिलेंगे जो एक जैसा नहीं सोचते होंगे, अलग अलग सोचते होंगे, और सबके पास अलग अलग अधिकार होंगे, तो वहां अधिकारों की लड़ाई और आपसी मतभेद होते हैं। उन मतभेदों में रहकर काम निकालना अगर किसी को आता है तो पहले उसको प्रायोरिटी दी जाती है। हम लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं जो कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर लेता है, जो फेलियर्स को मैनेज करता है। वर्क प्लेस पे फेलियर होते हैं, संघर्ष होता है, हर वर्क प्लेस पे फेलियर होता है, पर वहां फेलियर्स को मैनेज करने वालों को लीडर कहते हैं। और वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, वो वर्कर लेवल पे हो सकते हैं, वो स्वीपर लेवल पे हो सकते हैं, वो सीईओ लेवल पे हो सकते हैं। यानी अगर कोई फेलियर मैनेजमेंट किसी को आता है और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आता है, दोस्तों वो उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। फ्लेक्सिबल अप्रोच, बिल्कुल बिल्कुल। टीम वर्क, आप दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, दूसरों को कितनी तवज्जो देते हैं, दूसरों से रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं, उनके साथ एक साथ काम कैसे कर सकते हैं, ये बात आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको इनके कुछ उदाहरण अपने पास, अपने जीवन से, अपने काम से पहले ही लिख कर रखने चाहिए, ताकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो उनको आप अपनी डायरी से रिकॉल करके जाएं। आपकी डायरी में अगर एक बार ये लिख ली एग्जाम्पल, तो जब भी इंटरव्यू होगा आपको वो पेज पलटना है और ये एग्जाम्पल्स आपको रिकॉल कर लेने। अगर आपने 2-3 इंटरव्यू इस बेसिस पे दिए तो अगली बार आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप फट से रिकॉल करोगे अपनी लाइफ से कि ये ऐसा हुआ था। मैं अपनी सर लाइफ से इसमें एक टिप और देना चाहूंगा, जब भी आप इंटरव्यू देने जाए ना, तो अपने फोन का ऑडियो ऑन कर लें। ये तो बताएगा आपने क्या बोला, पर उससे 10 गुना इंपॉर्टेंट है किस लिहाजे में बोला। आपका जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने किस लिहाजे में बोला ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मैंने अधिकतर लोगों को देखा है अपना इंट्रो याद नहीं करते। आप किसी भी इंटरव्यू जाओगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो कभी रिटर्न में नहीं लिखते। जब मेरे फादर ने इंडियन आर्मी के अफसर की तैयारी की थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि सत्या ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने 3 वर्जन में लिखे थे टेल मी अबाउट योर सेल्फ के। और आप में से कितने लोग हैं ईमानदारी से लिख के बताइए कि आपने अपना इंट्रो लिखा है? टाइप इन द कमेंट सेक्शन, यस और नो।
इंट्रो लिखा है, प्रैक्टिस लिखा है कि मैं ये अपने बारे में बताऊंगा। टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। जिसने लिखा है वो दिखाता है कितने आप सीरियसनेस हो। ध्यान रखना, अगर देखिए दो तरीके हैं, आप अगर अलाउ करते हैं, आप छोटा सा फोन ले लें नोकिया का, वो जेब में रख लें, वो आप चुपचाप जा सकते हैं, बड़ा फोन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस आते हैं, फोन में भी आता है, स्पाइक कैमरा आता है, वो रखो, वो फोन उसको तो पेन दिखाई देगा पर वो ऑडियो सारा रिकॉर्ड कर लेगा। इट इज टोटली अप टू यू, कैसे आप रिकॉर्ड करना चाहें वो इंटरव्यू। तो ध्यान रखना, आप अपना स्पेशली इंट्रो प्लीज पहले से ही लिख ले, 2-3 वर्जन जो आप बोलेंगे वो धारा प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रो आपका कितनी देर का हो, किस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज अपना कुछ ना लिखे, इंट्रो तो पक्का लिख के जाए। सर ये मेरा सेशन है, आप इस पे क्या बोलते हैं सर आप? सत्या, मैंने जब जब आपके ये जो सभाएं भी करता हूं ना, ये जो आपके वेबिनार हैं, अब तो मुझे इतनी आदत हो गई है कि मुझे इंट्रो की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब जब मैं किसी सभा में जाता हूं तो हमेशा रास्ते में, या तो होटल के कमरे से निकलने के टाइम पे या रात को मैं इंट्रो बना के उसको पूरी तरह समझ के और फिर सोता हूं। होता क्या है कि अगर इंट्रो पे आपने काम कर लिया है, 5 मिनट के इंट्रो पे, तो आपके इंटरव्यू को जीतने के लिए या आपकी पब्लिक स्पीकिंग के जो पहले 4-5 मिनट हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली डिलीवर करते हो अगर आपने इंट्रो रात को बना के उसको पूरी तरह समझ लिया है। रटना नहीं है, मगअप कर नहीं करना है, समझ लेना है कौन से 4-5-10 ऐसी चीजें होंगी जो आपको शुरू में जाके जैसे ही कोई मौका देगा आप बहुत अच्छी तरह आई कांटेक्ट बना के आप वो डिलीवर करेंगे। तो मैं वेबिनार्स के लिए भी इंट्रो बनाता था, वीडियोस के लिए भी इंट्रो बनाता था। मैं इंटरव्यू जब देता था तो हर बार मैंने मेट्रो में गया तो मेट्रो में मैंने इंट्रो बनाया, मैं जाने से पहले उस इंट्रो पे पूरा काम किया है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आप 5 मिनट 5 लाइनें जो आपको, कि मैं कौन हूं, क्या पढ़ा है मैंने क्या सीखा है, कितने साल कहां काम किया है, और उसके बाद उसमें कुछ 2-3 अच्छी चीजें वो आपको, अगर कोई 2 मिनट आपको इंट्रो के लिए बोलता है तो आप अपने बारे में वो चीजें बताएं जिससे वो इन्फ्लुएंस हो। आपकी ईगो शो नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस शो होना चाहिए कि आपने ये कंट्रीब्यूट किया है दुनिया में, या आपने वर्क प्लेस पे कंट्रीब्यूट किया है, या आपने फैमिली में कंट्रीब्यूट किया है। वो चीजें जब आपको दिखाई देंगी आपके इंट्रो में तो आपका इंट्रो इंप्रेसिव जाएगा। तो ये दोस्तों दूसरी तरह की तैयारी थी। और अब तीसरी तरह की तैयारी है होमवर्क एट कंपनी। आप कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाएं पूरी, गूगल करो, गूगल करो, एम्प्लॉय रिव्यूज मिल जाते हैं ऑनलाइन, जो लोग छोड़ के जाते हैं वो रिव्यू लिख के जाते हैं वहां। तो कुछ लोग गलत रिव्यू भी डाल जाते हैं, कुछ लोगों के अच्छे रिव्यूज हैं। आप परसेंटेज देखो कि उनके रिव्यूज कैसे हैं, और ये कंपनी करती क्या है। आप जो करोगे, अगर आपको एलर्जी है और आपको डस्ट से एलर्जी है और वहां डस्टी माहौल है, तो आप वहां जाने के बाद नौकरी मिल भी जाए तो कर नहीं सकते, और पुरानी नौकरी भी छोड़ के चले जाओगे तो मुश्किल होगी। इसलिए आप अंदर का माहौल देखें कि उसमें वर्किंग कैसी है, इंटरनल वर्किंग कैसी है, कोई रिव्यूज देख लें, किसी एम्प्लॉय से बात हो जाए कहीं से तो बहुत बढ़िया है, आपको इंटरनल पता चल जाएगा। कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, ये इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। फाइनेंशियल ग्रोथ रेट क्या है, उसकी वेबसाइट पे मिल सकता है या कमेंट्स में कहीं मिल सकता है। और आप व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, आप जब एचआर का फोन आए या एचआर से फोन राउंड हो जब आपका, या आप उन्हें कॉल करके पूछें कि इस एक्सपेक्टेशन पर जिस आदमी को लेने वाले हैं, उसमें उस पोजीशन पर जिसको लेंगे उससे एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आपको बहुत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मैं इंटरव्यू देने जाऊं भी कि नहीं। जो चीजें वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो मेरे पास नहीं है तो वहां पहुंचने वाले किसी न किसी आदमी में तो उनको मिलेंगी, तो वो उसी को लेंगे। और आपको लगता है कि मेजोरिटी में वो चीजें मेरे पास हैं तो मैं जाऊं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वर्क पॉलिसीज क्या है। मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगा। मुझे एक कंपनी ने कॉल किया और मैं इंटरव्यू के लिए गया। उस कंपनी के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 12 फैक्ट्रियां हैं उनकी इंडिया में, और नाम नहीं बताऊंगा आपको। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और चेयरमैन के साथ मेरी मीटिंग थी। मैं जैसे ही घुसा मुझे डायरेक्ट चेयरमैन के रूम में भेज दिया गया बिना वेट कराए।
और हम दोनों सोफे पे बैठ के बात कर रहे थे। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये चेयरमैन है, मुझे बताया भी नहीं गया था, बहुत कैजुअल बैठ के हम बातें की हमने। उन्होंने मुझे थोड़ा अपने बारे में बताया और फिर मैंने उन्हें अपने बारे में बताया। बहुत सर बीच लंबी में बात। वॉइस चली गई थी आपकी सर। हाँ, मैं एक इंटरव्यू के लिए गया सत्या, मैं पॉलिसीज की बात बता रहा हूँ कि कंपनी की पॉलिसीज को बिना पता किए अगर आप ज्वाइन करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। शुरू में लर्निंग में जा रहे हो तो चलो ठीक है, पर आगे सोच समझ के कदम रखना चाहिए। मैं एक इंटरव्यू में गया तो मुझे चेयरमैन और मैं दोनों एक सोफे पे बैठे थे और मुझे नहीं बताया गया कि वो उस इंडस्ट्री का चेयरमैन है। और वो इतना बड़ा चेयरमैन था कि वो अपनी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री हेलीकॉप्टर से जाता है। यू वुड नॉट बिलीव, इतना बड़ा काम है उनका इंडिया में। और हमारी फॉर्मल बातें हुई क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो चेयरमैन है। सोफे पे बैठ के हम बात कर रहे थे तो बहुत कैजुअल बातें की हमने दोनों बिजनेसेस के बारे में। और उन्होंने कहा अच्छा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो मैंने एक्सपेक्टेशन ओवर एक्सपेक्टेशन बताई। कैजुअल बात थी तो मैंने पैसे बहुत ज्यादा मांगे, जितना मैं ले रहा था उससे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे कहा थोड़े ज्यादा नहीं लगते, तो मैंने कहा मेरा काम भी ज्यादा है। तो उन्होंने अब बिल्कुल ओके कर दिया और मुझे नहीं पता था अभी भी ये चेयरमैन है। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहोगे, मैंने कहा मैं फैक्ट्री देखना चाहूंगा। तो उन्होंने बस शर्माते शर्माते से हाँ कर लिया और फिर मैं उनकी फैक्ट्री देखने एक दिन गाड़ी से पहुंचा। मैंने उनकी करीब 8-10 फैक्ट्रियां पूरे शहर में फैली हुई थी। उन फैक्ट्रियों में मैंने जब वहां राउंड लगाया और लोगों से मिला, लोग दहशत में थे, डरे हुए थे, कोई सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं था। और फिर मैंने किसी को वहां से पकड़ के सारी बात पूछी तो उन्होंने जो मुझे इंसाइट दिया डरावना था, डरावना। और मुझे तब पता चला कि वो जितना भी पैसा मांगा इसलिए क्यों हाँ कर दिया गया, क्योंकि वहां हाँ कर दिया जाता था और उसके बाद सिचुएशन बहुत खराब होती थी लोगों की, लोग छोड़ के नहीं जा सकते थे वहां से। मैं पब्लिक प्लेस पे ये कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप ऐसे फंस जाओ। फिर मैंने रिव्यूज देखे तो वहां रिव्यूज भी कुछ गड़बड़ थी और मैं उस कंपनी से बच गया। रादर मुझे मेरी पूरी फैमिली ने धिक्कारा कि इतने पैसे की जॉब आपने क्यों छोड़ी। बट आई वॉज सो हैप्पी कि मैं एक ऐसी कंपनी में जाने से बच गया जहां मेरी जिंदगी बदतर होने वाली थी और मेरी जिंदगी से बढ़कर कोई पैसा नहीं हो सकता। तो आपकी भी जिंदगी से बढ़ के पैसा नहीं हो सकता। आप कंपनी को तो चेंज नहीं कर सकते, अगर आप उस लेवल पे नहीं जा रहे तो आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो, जॉब दूसरी मिल सकती है। तो वर्क पॉलिसीज को जरूर, आजकल तो गूगल है, पहले तो पता नहीं चलता था, तो वर्क पॉलिसीज को आप जरूर देख लें कि वो कैसी हैं। ये इनसाइट आपको जरूर, बिल्कुल अंधी दौड़ में ना जाएं कि कंपनी में जॉब निकली और मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, चला ही जाऊं। नो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो ऑलरेडी तो प्लीज, आपके पीछे फैमिली है, आपको बहुत सोच समझ के एक कंपनी छोड़ के दूसरी में जाना है। और अगर आप लर्निंग में जा रहे हो तो सोच समझ के कदम रखें। पहली जॉब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका फाउंडेशन होती है, उसी की बेसिस पे आपको नेक्स्ट जॉब मिलती है। तो ये इनसाइट वर्क पॉलिसीज अंदर जाने के बाद मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का इंडिया में, मैंने बहुत लंबा मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है। सिचुएशन सब जगह अच्छी नहीं है, सब जगह अच्छी नहीं है। रादर मैंने बहुत अच्छी कंपनीज में काम किया है, पर मैंने अंदर किस हालत में संघर्ष किया है एचआर रहते हुए कि लोगों के लिए माहौल ठीक बने, दोस्तों बहुत मुश्किल होती है। और जब मेरे लिए उस लेवल पे जहां मैं डिसीजन मेकर था होती है, तो आप लोगों के लिए कितनी होती होगी। इसलिए सोच समझ के आप जॉब का निर्धारण करें। यस, रेडमी ने लिखा है बुरा हाल है, मैं इतना बुरा तो नहीं कहूंगा, बट आपको क्या है, सोच समझ के जाना है, बस आपको खुली आंखों से जाना है। वहां के बारे में जितनी प्रिपरेशन आप अपने अंदर की कर रहे हो, उतनी प्रिपरेशन, उतना वर्कआउट आप थोड़ा सा 10 मिनट 20 मिनट एक दिन लगाकर गूगल पर, नेट पे लोगों से पूछ के जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जितनी पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, बट होमवर्क जरूर करके जाएं, जरूर करके जाएं प्लीज। मैंने लोगों को फिर 10 दिन में भागते देखा है कंपनी से, अगर होमवर्क करके नहीं आते तो साउथ इंडिया से नॉर्थ आ जाते हैं और नॉर्थ से साउथ जाना पड़ता है और बहुत बुरा हाल होता है। मैं आपको मेरे एक साथी का वाकयात बता दूं, उन्होंने अपनी जिंदगी 6 महीने में गंवा दी। बहुत सीनियर पोजीशन पे आए थे और सीनियर पोजीशन पे काम करते हुए अब वो ऐसी जगह पे आ गए जहां से ना वो क्विट कर सकते थे और ना सर्व कर सकते थे। सर्व करते हैं तो प्रेशर बहुत है और क्विट करते हैं तो बाहर बेइज्जती है समाज में, तो उनको बेचारों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो आप, ऐसा प्रेशर बड़ी पोजीशंस पे तो आता है, छोटी पोजीशंस पे डोंट वरी,
आपको क्या करना है दोस्तों, सोच समझ के जाना है। और पहले जीवन फिर काम। जीवन आपका खुश होना चाहिए, काम जीवन के लिए है, खुशी के लिए है, पैसे के लिए है। तो आप सोच समझ के कदम रखें। जितना काम आप अपने व्यक्तित्व पर अपने को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, उतना कंपनी को भी देखभाल कर आप परख लें। अगर आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो, गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो आपके पास परखने के लिए बहुत आसान उपाय हैं। तो ये आपके पास 3 पोर्टफोलियो आपको पता चल गए जहां आपको तैयारी करनी है। और चौथा पोर्टफोलियो आपको है कि जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन आपको क्या लिख के ले जाना है। सबसे पहले आपको अपने रिज्यूम की कुछ कॉपीज ले जानी है। ध्यान रहे उस पर, जब आप किसी को दो तो साइन और डेट जरूर लिख देना। हमें लोग रिज्यूम मांगते थे, ऐसे ही पकड़ा देते थे। सिग्नेचर और डेट जरूर लिख के दें, और बेहतर है आप फोल्डर में डाल के दें, प्रेजेंटेबल मोड में दें तो बहुत अच्छी बात है। और आप अपने रिज्यूम में वही लिखें जो आप हैं, और जो हैं वो पूरा लिखें, ताकि आपका रिज्यूम के बिना भी कोई आपसे पूछे तो आप अंधेरे में भी वो बता सकें जो आप हैं। कई बार लोग 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए देख के रिज्यूम बड़ा अच्छा बनवाते हैं, और जब रिज्यूम को देख के हम उनको इंटरव्यू में बुलाते हैं और सामने आके वो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो दोस्तों जो है वो रिज्यूम में लिखो, और जो रिज्यूम में लिखा है वो आप बने रहो। तो आपको कहीं भी, क्योंकि जब आप जो हो ऑनेस्टली वही रिज्यूम पे लिखा है, और उसको देख के अगर किसी ने कॉल किया और वही बात आप इंटरव्यू में बता दो तो वही उसको चाहिए था, आप जॉब के लिए काबिल हो, आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये आपको करके ले जाना है। और रास्ते में अपने रिज्यूम को एक बार जरूर पढ़ लो, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है? कोई गलती तो, अनप्रोफेशनल कंपनी या लाला कंपनी को कैसे हैंडल करें, ठीक है? ये क्वेश्चन, यस प्लीज। मैं एक रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ जी। ये मैं किसी एचआर से मिला था, उसने बोला सत्या, जितने लोग प्रोफेशनल ईमेल प्रोफेशनल रिज्यूम लिखाते हैं और जो लोग बिल्कुल नॉर्मल लिखाते हैं, जिन्होंने खुद लिखा होता है, उनकी इंग्लिश से आप तय कर सकते हो कि ये लिखवाया गया है कि लिखा गया है। ये बहुत ही बेसिक चीज है, और इससे हम तय कर लेते हैं भी किसका लिखवाया हुआ ईमेल है, रिज्यूम है, और किसका खुद लिखा हुआ है। तो ये भी वहां बैठने वाले जानते हैं कि खुद लिखा है, किसी लिखवाया गया है। तो जितना सरल होता है, जितना सिंपल होता है, थोड़ा सा प्रकाश ने थोड़ा सा सर इस पे, तो लोगों को और थोड़ी जानकारी बढ़े सर। सत्या, जब रिज्यूम हमारे सामने आते हैं तो रिज्यूम को हाथ में पकड़ने से पता चल जाता है कि खुद लिखाया लिखवाया गया है। और जितना टफ रिज्यूम मिलता है, जितनी ज्यादा लैंग्वेज टफ लिखी होती है, उस इंटरव्यू में हम अगर 4 क्वेश्चन रिज्यूम से पूछ लेते हैं तो आदमी हकबका जाता है, मतलब उसको कहीं एम्बेरेसिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो रिज्यूम उन्होंने पैसे देके कहीं लिखवाया और उन्होंने वर्डिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिख दी, और आदमी को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का उतना पता ही नहीं था कि वो उसको समझा सके। तो रिज्यूम और आदमी जब दोनों सामने मिलते हैं तो उसका मैच पहले 5 मिनट में हम कर लेते हैं कि ये रिज्यूम जो है लिखवाया गया है, और जो बॉटम है, जो आदमी की एबिलिटीज हैं, वो कैंडिडेचर उस लेवल का नहीं है, ये क्लैरिटी में आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिज्यूम प्रोफेशनली ना लिखवाया जाए। जो लोग रिज्यूम प्रोफेशनली आप लिखवाएं, बट उसको उतना इजी बनाएं जितने आप हो। रिज्यूम आपका आईना है, आपका मिरर है। अगर आप सरल हैं तो रिज्यूम टफ नहीं होना चाहिए, और आप टफ हैं तो भी आप अपने रिज्यूम को सरल बना के जाओ, ताकि सामने वाला इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन डाल के आपकी टफनेस और आपकी सॉफ्टनेस को जज कर लेगा, बट रिज्यूम में उसको आपका आईना साफ दिखाई देना चाहिए। ये रिज्यूम की बात है। रिज्यूम आप अगर हाथ से भी लिख के ले जाओगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए एचआर अगर किसी ने हाथ से रिज्यूम दिया तो भी हमने उतना ही तवज्जो दिया है उसको जितना किसी ने प्रोफेशनली लिखवा के भेजा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कैसे पेश कर रहे हो, आपने लिखा क्या है उस पर, ये फैक्ट है। और दूसरा एक तैयारी जो सत्या ने अभी बताया था दोस्तों, कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप उसकी तैयारी पहले रिटन तैयारी कर जाओगे, जितने भी आपको लगता है कि इंटरव्यू में कितने लोग बैठे होंगे, उनके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एचआर क्या पूछेगा, और मेरा कोर इंटरव्यू जो होगा वो क्या पूछेगा, उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी भाषा में पहले ही लिख लेंगे। रात को एक बार उसको ऐसे ही निकाल देंगे,
आंख से और सुबह रास्ते में जाते हुए भी उसको देख लेंगे, तो ये 3-4 बार जो आपका रिवीजन हो गया उस चीज का, अब उनमें से 50% क्वेश्चंस तो उनमें से ही आएंगे। 50% 40% उतना आना ही आना है जितना आपने एक्सपेक्टेड लिख दिया है, अगर आपने सही से काम कर लिया है तो। और बाकी कुछ आउट ऑफ जो आपके जो क्वेश्चनियर है उससे बाहर भी पूछ लिया, तो क्योंकि आपने तैयारी कर ली है, आप अपने शब्दों में उन बातों का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, ये होमवर्क करके जाना इंटरव्यू जीतने की कला का हिस्सा है। तो ये 4 चीजें थी। फिजिकल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन में क्या करना है, नहा धो के अच्छे कपड़े, अच्छा हेयर कट आपने लिया, आपने इंप्रेसिव आपने ग्रूमिंग की अपने आप को, और ठीक से कपड़े पहन के, आपने बहुत चटकीले भड़कीले कपड़े नहीं, सादा सिंपल कपड़े आपने पहने, और आप आराम से अच्छे लग रहे हैं, बस इतना ही चाहिए, या नॉर्मल लग रहे हैं। अब नॉर्मेलिटीज ना बहुत अच्छी साइड में हो ना बहुत हल्की साइड में हो, आप नॉर्मल हो, अट्रैक्टिव लगे, वो आपका फिजिकल प्रिपरेशन है। मेंटल प्रिपरेशन में क्या करना है, आपने वो सारे क्वेश्चंस लिख लिए, प्लस 2 चीजें जरूर करें। अब ध्यान देना दोस्तों, जिनको इंटरव्यू के लिए जाना है, आप इंटरव्यू में जाने से पहले 2-4 बार जब जब मेंटल प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तब तक आपको थोड़ा सा अंदर डर आता है, हल्का फियर होता है, पता नहीं क्या होगा। ये जो डर है, इसको कम करने के लिए आप लॉन्ग ब्रीथ करें। इंटरव्यू शुरू होने से पहले जब आपका नंबर आ रहा होता है तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है, उस टाइम पे लॉन्ग ब्रीथ करें एंड कीप योर आईज क्लोज्ड। लंबी सांस भरी, आवाज कट रही सर आपकी। आवाज कम है सत्या? अभी आ रही है आवाज अब अभी आ रही सर। हाँ, तो आपको क्या करना है, लंबी सांस भरी और खाली की। जब जब आपको आपका नंबर आने वाला हो तो लॉन्ग ब्रीथ किया, खाली किया, और जब आप अंदर कमरे में जा रहे हो तब भी आपकी धड़कन बढ़ जाती है, चाहे आपने 10 इंटरव्यू दिए हो, फिर भी आपकी वो हार्ट बीट बढ़ेगी। तो आपकी ब्रीथ उस हार्ट बीट को कम करेगी। आपको जब जब एम्बेरेसिंग हो आप ब्रीथ लें, और बीच में भी अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आए, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब नहीं आता, तो आप चुप हो जाएं, साइलेंट हो जाएं, और एक लॉन्ग ब्रीथ लें, फिर छोड़ें, और फिर अगर आपको जवाब आता है तो दें, अदरवाइज आप मना कर दें, मुझे नहीं आता। बहुत सिंपली मुस्कुरा कर आप मना करें, ठीक है? तो ये सब काम आप जो है कर सकते हैं, ये फिजिकल और मेंटल प्रिपरेशन में। मेंटल प्रिपरेशन में 2 चीजें हैं, एक तो आप लॉन्ग ब्रीथ, दूसरा विजुअलाइजेशन। रात को ही बैठ के आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि सामने 3 लोगों का पैनल बैठा है, एचआर बैठा है, और एक इंटरव्यूअर सामने, कोर इंटरव्यूअर बैठा है, एक और बैठा है मेरे साइड में। 3 लोग मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ए ने ये पूछा है, मैंने ये जवाब दिया, बी ने ये पूछा, मैंने ये जवाब दिया, सी ने ये पूछा, मैंने ये जवाब दिया, फिर ए ने ये जवाब दिया, फिर बी ने ये क्रॉस क्वेश्चन किया। दोस्तों, ये 15 मिनट की एक्सरसाइज विजुअलाइजेशन में अगर आपने 2 बार कर ली ना इंटरव्यू से पहले, आपका कॉन्फिडेंस वहां इंटैक्ट रहेगा और आपकी एनर्जी बढ़ी रहेगी, आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा पूरे इंटरव्यू में। अगर आप विजुअलाइज करके चले गए, इसे सिचुएशनल प्रिपरेशन बोलते हैं, कि अब जो सिचुएशन अंदर होगी उसकी प्रिपरेशन आप पहले ही कर गए। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आया तो आप ब्लैंक हो गए हैं और आपने मुस्कुरा के जवाब दे दिया, सर ये मुझे नहीं आता। बहुत सिंपल। रिटन प्रिपरेशन मैंने बता दी थी आपको क्या लिख के जाएंगे। ये 4 तरह की प्रिपरेशन दोस्तों अगर आपने कर ली, हो गया काम आपका, आप इंटरव्यू जीतने के हकदार हो गए हैं, अगर आपने कोर मजबूत करके उसके जवाब दिए हैं तो ये छोटी छोटी टिप्स थी दोस्तों। अभी 2-3 बातें और मैं कह के इस बात को विराम दूंगा। पहला राउंड जब होता है, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, आपका इंटरव्यू वहीं से शुरू हो जाता है। अगर आपका एप्लीकेशन साफ, नीट एंड क्लीन, सही शब्दों में, सही पेपर पर, सही तरीके से गया है, सही सब्जेक्ट और टैगलाइन के साथ गया है, तो दोस्तों आपने पहला काम वहीं कर दिया। अब आप स्क्रीनिंग में साफ साफ वहां समझ में आ जाएगा अगले को कि इसको लेना है कि नहीं लेना। अगर आपके कंटेंट ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करेगी, और कंटेंट भी ठीक मिला तो आप पहला राउंड पूरा कर गए। दूसरा राउंड हो सकता है टेलीफोनिक आए आपके पास, तो बड़ी पेशेंटली टेलीफोनिक राउंड के लिए एक काम करें कि अगर कॉल आए कि आपका साहब टेलीफोनिक इंटरव्यू है, तो हमेशा ध्यान रखें जिस टाइम पे कॉल आए उस टाइम पे कभी इंटरव्यू मत दो, कभी मत दो। आप उनसे समय लें, सर मैं 1 घंटे बाद अवेलेबल होऊंगा या होंगी,
या मैं शाम को अवेलेबल होऊंगा या मैं कल अवेलेबल होऊंगा। आप टाइम ले लो और वो टाइम देते हैं तो जितना टाइम आपको मिला, अब आप टेलीफोनिक राउंड के लिए जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको आप आर्टिकुलेट करो, लिखो, उनके आंसर्स लिखो और उसको 2-3 बार आप निगाह से दौड़ाओ, आंख बंद करके सोचो और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। वो सारी तैयारी, आप अपनी सैलरी जो ले रहे हो या मांगने वाले हो वो इतनी ही क्यों मांगोगे, उसको पूरा जवाब पहले ही लिख के रखो कि मुझे इतनी क्यों मांगनी है। अगर मैं 20,000 मांग रहा हूं या 2 लाख मांग रहा हूं तो 2 लाख ही क्यों, 2.5 क्यों नहीं है और 1.5 क्यों नहीं है, वो आपको बताना पड़ेगा। टेलीफोनिक राउंड में ये जरूर बात पूछी जाती है। तो ये दोस्तों, आप इन चीजों को टेलीफोनिक राउंड में आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, ये आपको सवाल पूछेंगे। तो ये जो सवाल, जितने भी एक्सपेक्टेड सवाल हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आप उनके ग्राउंड्स बना लें। आप सैलरी वाला पोर्शन जरूर तैयार करके जाएं। तो ये आप तैयार कर लेंगे तो टेलीफोनिक राउंड हो रहा है तो आप सामने स्क्रिप्ट भी रख सकते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस देगी कि अगर जो आपने तैयारी की है उसमें से आ गया तो मैं सामने से बता सकता हूं, और नहीं है तो मैंने तैयारी कर ली है। तो ये टेलीफोनिक राउंड जीतने का एक छोटा सा नुस्खा है। और फेस टू फेस जब आपका हायरिंग मैनेजर या एचआर मैनेजर का राउंड होता है या बिहेवियरल इंटरव्यू होता है तो उसके कुछ गिने चुने सवाल होते हैं जिनके जवाब आप लिख सकते हैं। ये मैं आपको दे दूंगा, ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर मैं इन्हें पढ़ूंगा तो दोस्तों बहुत समय लगेगा। मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूं। इसकी रिकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं कि वो कितने सवाल हैं इसके बारे में जिनके जवाब आपको बिहेवियरल इंटरव्यू के लिए तैयार करने चाहिए। अब आता है असली खेल, जहां सिलेक्शन होते हैं या रिजेक्शन होते हैं। मेजर खेल होता है मेन राउंड में, जिसे हम टेक्निकल राउंड बोलते हैं। यानी अगर आप हायरिंग के लिए जा रहे हो तो हायरिंग पैनल में जो सबसे पहले हायरिंग मैनेजर बैठा है, रिसोर्सिंग मैनेजर बैठा है, उसकी एक लिमिटेड लायबिलिटी है। वो आपको मेन इंटरव्यू के लिए जो कोर टीम है उसके पास भेजेगा और जो फाइनल राउंड होगा, और उस फाइनल राउंड में आपका सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला होता है दोस्तों। वहां आप किसी को बना नहीं सकते क्योंकि सामने वाला बैठा है वो आपके फील्ड का महारत हासिल किया हुआ आदमी होगा, जो आपके सामने उस डिपार्टमेंट को या तो हेड कर रहा होगा, जिस डिपार्टमेंट में आपको लिए जाना है, जिस डिपार्टमेंट में आपको रखा जाना है उस डिपार्टमेंट का या तो हेड होगा या हेड से छोटा वाला अफसर होगा या उसके साथ पूरा पैनल होगा। तो उन लोगों को आप नहीं बना सकते। उन लोगों को, वो लोग आपकी सच्चाई को परख ही लेंगे। तो आप उनके सामने इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपनी कोर स्किल्स को, कोर कॉम्पिटेंसीज को तैयार करके जाएं। अब वो तैयार कैसे होंगी, अब उसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। एक तो हमेशा टाइम पे पहुंचे। मेन राउंड जब हो, अगर आप एचआर राउंड में थोड़ा लेट होते हो तो चलेगा, पर मेन राउंड में आप कभी भी लेट ना हो। इंटरव्यूअर का वो पैनल, अगर आप लेट हुए तो वो आपको कंसीडर नहीं करने वाला। आप थोड़ा जल्दी पहुंचे। आपका पहला इंप्रेशन जो है वो जंग जीतने के लिए पहला कदम होता है। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज की टू विन। पे अटेंशन टू फिजिकल अपीयरेंस एंड शो कॉन्फिडेंस। जब आप घुस रहे हो तो डरते डरते ना घुसें, चेहरे पे स्माइल हो और कॉन्फिडेंट तरीके से बाहर 4-5 सांसें लें छोड़ें, सांसें लें छोड़ें। तो वो सांस छोड़ने से आपकी एनर्जी स्टेबल होगी, हार्ट बीट स्टेबल होगी और आप कॉन्फिडेंट तरीके से मुस्कुराहट के साथ अंदर परमिशन लेके अंदर जाएं और फिर वो आपको बुलाएंगे, बिठाएंगे। जब वो बिठाएं आप बैठें। आप अपनी मुस्कुराहट को वैसे ही बरकरार रखें अपने चेहरे पर। दोस्तों, आपका फिजिकल अपीयरेंस ऐसे लगे कि आप बिल्कुल डरे हुए नहीं हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली तैयार हो आप अपने उनके सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये पहला ऑप्शन है। उसके बाद आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पहले तो उनको सुनो। अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन करना शुरू किया है तो पूरा सुनो, और अगर नहीं समझ में आया तो उनको रिपीट के लिए कहो। पूरा सुनने के बाद फिर जवाब दें, और कोई जल्दबाजी नहीं जवाब में। अगर आपको 2 सेकंड पॉज लेना है, यू कैन, आप ले सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। अक्सर लोग हड़बड़ा जाते हैं, अक्सर वहां पूरा सवाल नहीं सुनते, उससे पहले तैयारी करके आते हैं, उसका जवाब ठोक देते हैं और गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में फिर आप अनईजी महसूस करना शुरू करेंगे दोस्तों। तो वहां आपको बहुत कॉन्फिडेंटली सुनना है, पेशेंट लिसनर होना चाहिए वहां।
और वो आप सुन के फिर अगर जवाब आता है तो जवाब दो, नहीं आता तो कोई क्राइम नहीं है वहां। आपको हो सकता है, आप इंसान हो, जरूरी नहीं कि सामने वाले के सारे सवालों के जवाब आपको आते हो। सामने वाला आपको जज कर रहा है कि क्या है और क्या नहीं है, जो है वो दें, जो नहीं है आप मना कर दें। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, आप छोटे इशारे, कोई ऐसा इधर उधर देखना, आई कांटेक्ट, आई वॉल्स को इधर उधर घुमाना, आपके हाथ इधर उधर घुमाना, पैरों को हिलाना, ये सब बिल्कुल प्लीज रोक के रखें। आप 1 to 1 जो पूछ रहा है उसको आई कांटेक्ट बनाएं, उसके क्वेश्चन को सुने, बाकियों को सुनने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ध्यान दे के सुने, समझें और उसका जवाब दें। ठीक है। और कभी भी जब कोई सवाल पूछा है तो अननेसेसरी उसके जवाब के बाहर आप बातों को ना बनाएं। कई बार लोग बड़ी स्टोरी बनाते हैं जॉब लेने के लिए, इतनी स्टोरीज बनाते हैं कि वो वहीं से जैसे ही स्टोरी बनाना शुरू किया हमें समझ में आ जाता है कि बस नेक्स्ट, स्टोरी खत्म होते ही नेक्स्ट होता है। तो दोस्तों कभी भी आउट ऑफ वे, आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ जॉब स्टोरी या आपको कोई आर्टिकल उनको सुनाने की जरूरत नहीं है। वहां समझ में आ जाता है, भले ही आप अपनी मजबूरी दिखाना चाहते हो, आप अपनी कोई सिचुएशन बताना चाहते हो, वहां कुछ नहीं होने वाला। उनको बेस्ट आदमी चाहिए, फिट आदमी चाहिए अपनी पोजीशन के लिए, किसी की मजबूरी उसको उन्हें नहीं चाहिए होती, क्योंकि उनके पास अगला आदमी बैठा होता है। तो साइलेंस इज नॉट ऑलवेज बैड, बट डोंट वेट टू लॉन्ग। ज्यादा देर तक आप अगर इंतजार करेंगे तो होगा क्या, वो उन्हें लगेगा कुछ बना के बोलने वाले हैं। इसलिए आप थोड़ा पॉज ले सकते हो और उसके बाद जवाब दो। नहीं आता तो मना कर दो, वो अगला सवाल पूछ लेंगे। और लास्ट, आप ईमानदार रहें और ईमानदारी से जवाब दें। एक ही सवाल को कई बार 2-3 बार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सच को कितनी बार पूछा जाए, किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपके मुंह से जवाब सच ही निकलेगा। कोई कितना ही उसको टेस्ट करे, आप सच के उस धरातल पर खरे उतरेंगे और आपके इंटरव्यू जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। दोस्तों इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं? स्क्रीनिंग इंटरव्यू है, जहां बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को स्क्रीन कर दिया जाता है। एचआर राउंड होता है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स का रिसोर्सिंग ऑफिसर, वो टीम आपका पहले इंटरव्यू लेती है। फिर आप मेन इंटरव्यू में जाते हो जिसमें कोर टेक्निकल राउंड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई आप की पोजीशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो पैनल इंटरव्यूज होते हैं। अगर आप किसी लीडरशिप रोल के लिए जा रहे हो तो ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज के तरीके हैं जिन्हें आप जितनी जरूरत है उतना समझें। और लास्ट में, सबसे बाद में, जब आप इंटरव्यू छोड़ के जाते हैं, वो जो भी राउंड इंटरव्यू का हो, सामने जो लोग बैठे हैं उनको आप थैंक यू कह के निकलें, अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। आप आजकल हाथ मिलाना तो बंद कर दिया है, आप उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। जब खड़े हो तो आप उनको थैंक्स कहें, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग, और आप उनको ये जताएं कि आपका इंटरेस्ट है इस जॉब में। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी ऐसी हो, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू मी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। जाते जाते भी उनको लगे अरे वाह, इस आदमी को तो रियली इंटरेस्ट है और इस आदमी का हमें करना चाहिए इंटरव्यू, करना चाहिए सिलेक्शन, अगर वो आपके रिक्वायरमेंट में फिट होता है। ठीक है। बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे अलग अलग तरीके से, आप उन्हें बड़ी तसल्ली से जवाब दें। और अगर आप कॉन्फिडेंट रहे, स्माइल रही चेहरे पर, और आप आई टू आई कांटेक्ट बना के जवाब देते रहे दोस्तों, और आपकी कोर के सवालों के जवाब आपने दे दिए, तो आप इंटरव्यू की जंग जीत जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम इंटरव्यू में सीवी कैसे राइट करते हैं, इंटरव्यू के पैनल, आवाज कम आ रही सर, इंटरव्यू के लिए सीवी राइटिंग कैसे करनी चाहिए, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस कैसे आर्टिकुलेट करने चाहिए, ये हम अगली सीरीज में आपको सिखा सकते हैं इन डिटेल। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। आज हमने इंटरव्यू ट्रेनिंग का ये आज पहला एक सेशन रखा था, जिसमें अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आपको लगे कि इसमें और कुछ ऐड करना चाहिए तो वो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं, ताकि अगले सेशन में हम आपके लिए और अच्छाई लेकर आएं और कुछ ऐसा लेके आएं जिससे आपको और फायदा हो। थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्या, ओवर टू यू। थैंक यू सर इतना इंसाइट देने के लिए। बट मैं बताऊं इंटरव्यू कैसे देना, कैसे अपने आप में बड़ा कोर्स है, इस पर पूरा एक फुल कोर्स बनाया जा सकता है। इट इज़ वेरी लेंथी टॉपिक।
और एक एक टॉपिक, चाहे वो रिज्यूम राइटिंग का हो, चाहे वो हॉल में एंटर करने का हो, चाहे बात करने का हो, चाहे क्वेश्चंस का हो, ये अपने आप में काफी डेप्थ रखता है। तो हमने एक ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके सामने दी है। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, तो अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया। एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा ग्रुप ओपन है उसमें जाके आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको इंटरव्यू ये सेशन कैसा लगा। हम डेप्थ पे जाना चाहते हैं, क्योंकि मीन क्या है कि इजी नहीं होता कि इतने कम टाइम में एक ओवरऑल पिक्चर करना, बताना लोगों को, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू ट्रेनिंग में जाएंगे एटलीस्ट इट टेक्स मोर देन 9 to 10 hours। 9 से 10 घंटे लगते हैं पूरा समझाने में इंटरव्यू देना कैसे है। ये बहुत इन डेप्थ है अपने आप में। मैं छोटा सा एग्जांपल देके खत्म करना चाहता हूँ। मेरे भाई के कॉलेज में आर्मी आर्मी इंटरव्यू लेने आए थे, आर्मी फोर्स के। तो वो लोग क्या करते थे, जो सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हीं को एसएसबी के लिए कॉल करते थे। तो मेरे भाई ने कहा सर भैया मेरे पास आओ सिखाने के लिए। और यकीन नहीं करोगे, उससे पहले मुझे कोई इंटरव्यू का कुछ खास अनुभव नहीं था, नौकरी मैंने कभी की नहीं खास, बस एक ही जगह इंटरव्यू देने गया था, बट मुझे पब्लिक स्पीकिंग का अनुभव था। तो मैंने एक छोटा सा काम भी किया, तो शायद आप एक टिप लेके जाएं। जो सवालों का जवाब दे रहे थे, मैंने वीडियो खोला, मोबाइल खोला, उनके वीडियो बना लिए छोटे छोटे से, और फिर मैंने वो वीडियो उनको दिखाया। तो देखिए सर हम तो इतने, मतलब क्या बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बेकार है, कैसे बोल रहे हैं, मतलब जब उन्होंने पहली बार अपना वीडियो देखा, आप यकीन नहीं करोगे, कहते सर हम तो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये उनका रिएक्शन था। तो आप जब कहीं वीडियो देने जाए, मैं एक टिप दे रहा हूँ, हो सकता है आपको ऑड लगे, अपना वीडियो पक्का बनवाएं किसी से, अपने दोस्त से को, ठीक है सवाल पूछ, मैं जवाब दूंगा। तो आपके किसी इंटरव्यू, इट इज नॉट मैटर व्हाट आंसर यू गिव, उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है किस लिहाजे में आप आंसर दे रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है। उसमें बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन आपके ओरल कम्युनिकेशन से 4 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर इस पे आप काम करें, और आप पे बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस पे, और जब आप मेहनत कर लेंगे, यकीन नहीं करोगे, आपको बहुत सफलता मिलेगी। सत्या, मैं एक दो आशा कर, उदाहरण शेयर करना चाहूंगा यस दोस्तों, यस अगर सर। आप रुके हैं तो 2 मिनट ये भी सुन के जाना। मैंने अपने जॉब में, मैंने अपने टेन्योर में ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती किया है, और मैंने अपने मैनेजमेंट को बहुत स्पेशल रिकमेंडेशन देके उन लोगों को लिया कि वो, एक लड़का मुझे याद है, मैं 2 केस आपको बताऊंगा ऐसे, रादर मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे सैकड़ों केसेस हैं। एक लड़का बहुत साल पहले 11,000 रुपए में जॉब कर रहा था, 11,000 में, और वो मैंने इंटरव्यू के लिए कहीं से बुलाया, और मैंने उसको पूछा कि जब मेरे पास वो फाइनल राउंड के लिए आया, मेरे बाद कोई और राउंड था नहीं उसका, कोर भी मुझे ही लेना था, तो मैंने पूछा आप कितने पैसे लेंगे? उसने कहा 25,000। तो मैंने कहा 30 क्यों नहीं? वो कहता 24 भी नहीं। 25 क्यों लेने हैं? क्योंकि मैं आपको 25 का काम दूंगा। उसने कहा मैं 25 से ज्यादा का काम दूंगा, पर 25 से कम का काम नहीं दूंगा आपको। और ये मेरा वादा है कि आपको जितने दिन मैं यहां काम करूंगा, मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये काम कर लें। मैंने कहा कमाल है, फिर आप पुरानी कंपनी क्यों छोड़ रहे हो? उसने कहा उन्होंने मुझे कम पैसे में लिया था, मैंने उनके वहां सीखा है, और अब मुझे वो इससे ज्यादा पैसे नहीं देंगे। मैंने अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया, 3 दिन सारी नेगोशिएशन पावर लगा दी, पर मैं उस बच्चे को 24,500 पे नहीं ला सका। 25 से 24,500 पे। उसने कहा 25 लूंगा, और मुझे अपने मैनेजमेंट को 11,000 से के आदमी को, आप सोच सकते हो 2 गुने से ज्यादा तनख्वाह कोई कंपनी नहीं देती। मैंने मैनेजमेंट से स्पेशल अप्रूव करवाया। मैंने कहा मैं रिस्क लेता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस उस बच्चे में है, वो क्या करेगा। एंड यू वुड नॉट बिलीव, उस बच्चे ने करोड़ों कमाए हमारे यहाँ, करोड़ों की बिजनेस दिया कंपनी को। इतना बेहतरीन काम वाला बच्चा था वो, कि वो 25 बहुत कम थे उसके लिए, और पर उसको अपनी वैल्यू पता थी। वो कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था? क्योंकि उसको वैल्यू पता थी, उसकी स्किल्स कहां है। और वो, उसको 2 साल रोकना मुझे भारी पड़ गया था। दूसरे साल में उसको दूसरी कंपनी ने फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ऑफर कर दी थी, और मैंने उसको 1-2 बार रोका, पर वो रुका नहीं। टैलेंट कभी एक जगह रुकता नहीं है, टैलेंट पानी की तरह नहीं रुकता, सड़ जाता है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोग भर्ती किए हैं जिनको अपने ऊपर, अपने काम पर विश्वास था, और उन्हें यह पता था कि नौकरी कहीं भी मिल जाएगी अगर मेरे अंदर ये बूता है। और हम क्या सोचते हैं दोस्तों, कि हम नौकरी हमें मिल जाए, हम यहीं रुके रहें। ये एटीट्यूड अगर आप में है या किसी में है, तो बदल लो।
आप में दम होना चाहिए, अपनी एबिलिटीज को आप स्ट्रॉन्ग कर लो, आप अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर लोग बहुत मिलते हैं। और प्राइवेट में तो मैं ये कहता हूं, आप मुंह मांगे जितने पैसे मांग लोगे, लोग तैयार बैठे हैं देने के लिए, बशर्ते आप वैसे हो जैसे लोगों को चाहिए। तो ये आज का इसका टेक अवे है। आपको मार्केट तैयार बैठा है, स्काई इज द लिमिट। कितना पैसा मांगोगे, बशर्ते आप उतने कारगर होने चाहिए उन लोगों के लिए, वो आपको देंगे। थैंक यू सत्या। सत्या आपकी आवाज नहीं है। करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और कोई भी कमियां हुई प्लीज माफ करना। वी ट्राइड अवर बेस्ट, जो भी मुझसे हमसे हो सका। और कहीं भी इसको और इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, और मैं आपके पास छोटा सा पोल दे रहा हूँ, प्लीज पोल पे लिखें आपको ये सेशन अब तक का कैसा लगा। प्लीज रेट इन द कमेंट सेक्शन। मुझसे कल एक व्यक्ति ने पूछा कॉल करके कि सत्य आप हर एक सेशन में ये रेटिंग क्यों दे देते हो। मैंने केवल एक ही जवाब दिया कि सर, हमेशा मुझे पता रहे कहाँ मैं ट्रैक हो रहा हूँ और मेरी ऑडियंस मुझसे क्या चाहती है, ताकि हमेशा आप में इम्प्रूवमेंट की जगह बनी रहे। तो जब भी आप जॉब में जाते हैं, कभी ये मत सोचो सब कुछ आपको आता है। बेटर हूँ, बेटर हूँ, बेटर हूँ। जितना अपने आप को बेटर कर सकें बेटर कीजिए। धन्यवाद, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इतनी देर रात तक, लगभग 10:30 हो चुके हैं। सर विजय में जी, बहुत सेशन हमारा लिमिटेड टाइम था, और लिमिटेड टाइम में आप चाहें तो इस ग्रुप में आ जाइए। इंट्रो ट्रेनिंग के हम इसमें सवालों के जवाब देंगे, ये छोटा सा ग्रुप है, और कोशिश करेंगे थैंक यू और सत्या। टॉपिक्स को ऐड करें अगली बार। यस सर। सत्या 10:35 हो गए। यस ग्रेट। अब हम दोस्तों विदा लेंगे, और आपको भी कहेंगे, आप में से बहुत सारे लोग जो है आज शाम को 6 बजे से ही जुड़े पड़े हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सैल्यूट है दोस्तों। और आप 4-4 घंटे हमारे वेबिनार सुनते हैं, और हम तो हमारे आदत से मजबूर हैं, हम तो 4 घंटे रोज बैठते हैं। वी रियली इंजॉय दिस। हमें बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ बात करके, क्योंकि हमने जो जिंदगी में सीखा है वो हम आप सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है दोस्तों। और आपको तो सैल्यूट करते हैं हम, कि आप हमें सुनकर अपने पास नहीं रखेंगे, ये ज्ञान कहीं ना कहीं अपने बच्चों तक, समाज के लोगों तक पहुंचाएंगे। और वही हमारा उद्देश्य है कि वो गैप खत्म हो, लोगों की जिंदगियों में खुशी, हैप्पीनेस परसेंट बढ़े, सेटिस्फेक्शन बढ़े, ब्लिस तक जाएं, और फिर देश बढ़े, समाज बढ़े, ये दुनिया बढ़े दोस्तों। बस इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दाल रोटी तो हमें मिल ही रही है, आप लोग हमें किसी न किसी रूप में दे ही देते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट, सब्बा खैर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीट ड्रीम्स दोस्तों। मिलेंगे कल फिर इसी के साथ। सत्या, आज थैंक्स विदा लॉट लेते सर, हैं हम थैंक सबसे।